Hello everyone, let's continue our chapter capital gain. इन लास्ट वीडियो हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि कैपिटल गेन में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कि जो हमारी कैपिटल एसेट है, जो हमारी एसेट है वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए. सेकेंड हमने किया था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट होना चाहिए. फिर हमने थर्ड पढ़ा था कि कैपिटल गेन फिर कैलकुलेट करते हैं. मैंने आपको बता दिया था कि कैपिटल एसेट कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट हमने किया. फिर मैंने बताया था ट्रांसफ़र किसे किसे बोलते हैं और किसे नहीं बोलते. आज हमने पढ़ना जो है वो करना है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन अब हमारा कैलकुलेट कैसे होगा. ध्यान से समझना, हमने पढ़े थे 2 तरीके के हमारे पास कैपिटल गेन थे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. दोनों ही अलग अलग तरीके से निकलेंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा. अब एक चीज़ सोचना कि मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रही हूँ, आप इनकम कैसे निकालते हो. जैसे मैंने बोला कि मैंने एक पेन खरीदा 100 रुपये का, मैंने उसको बेच दिया 120 में, तो मैंने कितना कमाया 20 रुपये. यही हो गया. तो आपने क्या किया, जितना आपने सेल किया उसमें से आपने परचेज माइनस कर दिया कि मैंने 120 का बेचा, खरीदा 100 का था, मुझे प्रॉफिट हो गया 20 रुपये. ठीक है. इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी गेन निकालना है. क्या कि जितना आपने बेचा उसे बोलते हैं फुल कंसिडरेशन. जितने में आप बेच रहे हो दैट इज योर फुल कंसिडरेशन अमाउंट. ठीक है, सॉरी, ये क्या है हमारा फुल कंसिडरेशन. इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन सेल. जो भी बेचने पे खर्चा करा वो क्या हो जाएंगे माइनस. जैसे मैंने बोला कि मैंने एक चीज़ बेची 120 रुपये में, मुझे बेचने में ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा आया 10 रुपये, तो नेट मुझे कितना मिला, मुझे तो 110 मिला ना. तो यहाँ हमें नेट की ही बात करनी है. तो जो ये माइनस करके आएगा इसे बोलते हैं नेट कंसिडरेशन. यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा कि जितने में आपने बेचा माइनस बेचने पे अगर आपका कोई भी सेल वाला खर्चा है, लाइक ब्रोकरेज, कमीशन, कोई भी खर्चा आपका सेल के ऊपर है वो माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन. फिर इसमें से क्या माइनस करोगे, परचेज, ये तो आ गई सेल, माइनस परचेज को यहाँ क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज की क्या कॉस्ट है, मतलब आपकी कॉस्ट जब आपने एक्वायर किया, उसको परचेज किया तो कितने में किया, वो कॉस्ट क्या हो जाएगी माइनस. अगर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करवा रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगी माइनस. इम्प्रूवमेंट भी क्या हो जाएगी माइनस. फिर आपका निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब इम्प्रूवमेंट का मतलब यहाँ क्या है वो समझ लेते हैं एक बारी. इम्प्रूवमेंट मीन्स एक घर से रिलेटेड बात करते हैं. मैंने एक घर एक्वायर किया लाइक 40 लाख का, तो मैं यहाँ 40 लाख माइनस कर दूंगी कितने में मैंने खरीदा था. इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि मैंने 1 साल बाद उस घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराई, लाइक मैंने एक रूम बनवाया, मैंने एक बाथरूम बनवाया, या मैंने उसको रेनोवेट कराया, इम्प्रूव कर रही हूँ ना उसको, तो उसका भी खर्चा माइनस होके फिर क्या निकल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म हमें पता है कि 36 मंथ से कम रख के हमने बेच दिया, मतलब विदिन 3 ईयर्स हमने उसको सोल्ड कर दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा. लॉन्ग टर्म में कैसे होगा, ये सब सेम रहेगा कि आपकी फुल कंसिडरेशन कितनी है, कितने में मतलब आप उसे सोल्ड कर रहे हो, माइनस जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो माइनस कर दोगे, देन आपका क्या आ जाएगा नेट कंसिडरेशन. फिर अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ माइनस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ क्या माइनस करेंगे, इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. और इम्प्रूवमेंट का भी क्या माइनस करेंगे, इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब मैं आपको समझाऊंगी कि इंडेक्स का मतलब क्या है यहाँ पे. फिर इसे माइनस करके क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इंडेक्स का मतलब क्या है, आपके पास इंडेक्स की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन होगी, आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है पूरा इंडेक्स का. हर ईयर, ये मैं रब कर देती हूँ आपको, ये तो समझ आ गया होगा.
हर ईयर आपकी इंडेक्स वैल्यू बदलती है। लाइक आप टेबल देखोगे, आपका टेबल शुरू हो रहा है 2001-2 से, जहाँ इंडेक्स की वैल्यू थी 100, फिर आप उसके नेक्स्ट ईयर ऐसे करते करते आपकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 20-21 और 21-22, आपका प्रीवियस ईयर 20-21 है तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 301। मतलब कहने का क्या है, जिसकी वैल्यू 2001 में 100 रुपये थी, 20-21 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई 301। दैट मीन्स कि जो इंडेक्स है ये हमारी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ की कॉस्ट आपकी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती चली जाती है, तो इंडेक्स हमें यहाँ पे इंडेक्स करना पड़ता है। लाइक मैं बोलती हूँ, मैंने 2001 में एक घर खरीदा 10 लाख का, और मैं जिसको सोल्ड कर रही हूँ 20-21 में 60 लाख का, मैंने कहा कि मैं उसको 60 लाख में बेच रही हूँ भाई। तो अगर मैं सीधी सिंपल कॉस्ट माइनस करती, मतलब मैं इंडेक्स ना करूँ, सिंपल कॉस्ट माइनस करूँ, तो मेरा तो प्रॉफिट आ गया 50 लाख। मुझे 50 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि मेरे लिए तो बड़ा लॉस हो गया ये। तो गवर्नमेंट बोलती है, अब मुझे पता है ये घर जो मैंने 10 लाख का खरीदा था, क्या आज भी उसकी वैल्यू 10 लाख होगी? नहीं ना, ज़्यादा होगी। तो हम उसकी आज की वैल्यू यहाँ निकालेंगे और वो वैल्यू माइनस करेंगे। मतलब जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो आपकी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, आपने 36 मंथ से ज़्यादा रख के आप बेच रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको ऑलवेज क्या करना है, इंडेक्स करना है। अब इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंडेक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर मैं एक्विजिशन की बात कर रही हूँ तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट। जिस साल आपने इसको खरीदा, अगर एक्विजिशन की बात कर रहे हो तो इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इसको डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल, जिस साल आप बेच रहे हो उस साल का इंडेक्स से मल्टीप्लाई। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मैंने एक घर एक्वायर किया 10 लाख का, उस साल का इंडेक्स मैंने कहा था, मैंने 2001-2 में किया, उस साल का इंडेक्स कितना था 100, मैंने 20-21 में आके बेचा जिसका इंडेक्स है 301। तो इस हिसाब से मेरे घर की वैल्यू जो 10 लाख थी वो कितनी बन गई, 30,10,000। तो अब मैं कितने माइनस करूँगी, 10 लाख की जगह 30,10,000। जैसे मैंने लिया था ना कि 60 में से मैं 10 माइनस करके 50 करी थी, यहाँ 10 नहीं माइनस होगा, कितना होगा 30,10,000। तो बचे हुए 29,90,000 पे हमारा टैक्स लगेगा, ना कि 50 लाख पे। आगे आपको बात समझ कि इंडेक्स क्यों करते हैं। ऐसे ही अगर इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो जिस साल इम्प्रूवमेंट कराई थी उसका इंडेक्स ले लेना, मल्टीप्लाई जिस साल आप सोल्ड कर रहे हो। लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 15-16 में इम्प्रूवमेंट करा रही हूँ, जितने की भी आपकी इम्प्रूवमेंट है डिवाइडेड बाय 15-16 का इंडेक्स मल्टीप्लाई जिस भी साल, जैसे 20-21 का इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू निकल जाएगी, और फिर माइनस करके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ और इसके आगे के कंसेप्ट करते हैं। पहले अब आपको इतनी चीज़ डाइजेस्ट करनी है कि हाँ हमें थोड़ा ठीक है समझ आने लग गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, बाकी इसको 1-2 बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको और समझ आ जाएगा। अब मैंने बात करी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हम माइनस कर रहे थे। अब बहुत सारे केस होंगे जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ नहीं आएगी, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा यार कॉस्ट क्या लेनी है। तो वो केसेस हम कर लेते हैं 1 बाय 1 ताकि आपके, अब जैसे मैं बोलती हूँ किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, या किसी ने वसीयत से कोई ऐसे ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र हो रही है, बेटे की बाप पे दादे की, इस तरीके से ट्रांसफ़र चल रही है। तो इस केस में कॉस्ट क्या होगी, जैसे मैंने बोला ए ने बी को एसेट सोल्ड गिफ्ट में दी, बेची नहीं है, गिफ्ट में दी, ठीक है, गिफ्ट में दी तो ये ट्रांसफ़र नहीं है, हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र में गिफ्ट वाला नहीं आता, तो इसके ऊपर तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं हुआ होगा। बी ने आगे इस एसेट को क्या किया, सोल्ड कर दिया सी को, ठीक है। अब बी, इसके ऊपर कैपिटल गेन निकलेगा क्योंकि यहाँ नॉर्मल सेल हो रही है, सेल तो वो ले लेगा जितने की भी इसने बेचा। अब माइनस कॉस्ट क्या माइनस करेगा बी, क्योंकि बी को तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी। तो अब ये सोचने की बात है ना, तो इस केस में वो कॉस्ट क्या लेगा, आपको ये ध्यान रखना है, गिफ्ट वेल इनहेरिटेंस, इस केस में जहाँ पे वो बिना पे करे एसेट उन्हें मिल जाती है, वहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगी, जो प्री ओनर की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ द प्री ओनर
जो भी कॉस्ट होगी। प्री ओनर मतलब इस एसेट का पहले वाला मालिक कौन था, ए ने जितने में ये एसेट परचेज कर रखी होगी दैट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे आपको बात समझ, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस मैंने आपको समझा दिया क्यों करते हैं ऐसे। ये था फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं बोनस शेयर की बात। बोनस शेयर के केस में कॉस्ट क्या लेंगे, आपको पता है बोनस शेयर क्या होता है, सबको आपने पढ़े होंगे, वेरियस काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं, राइट शेयर, बोनस शेयर। बोनस शेयर कौन से शेयर्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, ठीक है, मुफ्त में मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तब इस केस में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अगर ये शेयर आपको बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले ये शेयर मिले हैं, देन इस केस में हमें क्या करना है, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन 2001 इस डेट पे, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। वैसे बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बट अगर आपको ये शेयर, आपको क्वेश्चन में लिखा है कि ये शेयर्स 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं, तो इस केस में जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी 2001 को उन शेयर्स की, वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। सेकंड है, अगर आपको आफ्टर 1 अप्रैल 2001 के बाद मिले हैं, तो इस केस में कॉस्ट क्या रहेगी, निल। निल मतलब ज़ीरो। ज़ीरो क्यों रहेगी, क्योंकि उसे फ्री में मिले हैं। बस ये रूल है कि अगर उससे पहले मिले हैं तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, अगर उसके बाद है तो निल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स है जिसके पास 200 शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है। अब कंपनी ने उसको ऑफर करे हैं 300 बोनस शेयर इन 2005। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिले होंगे। ही सोल्ड, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, ही सोल्ड दिस शेयर्स इन 2020-21 में। अब वो इन 300 शेयर्स को, ही सोल्ड दिस बोनस शेयर, लिख लो कि ये बोनस शेयर अपना सोल्ड कर रहा है इन 2020-21 एट द रेट 20 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कैपिटल गेन क्या होगा। अब हमें पता है वो सोल्ड कर रहा है, सेल आ गया, कितने शेयर, 300 शेयर बोनस शेयर, 20 रुपये का एक शेयर, तो कितने में बेच दिया उसने, 6000 रुपये में, माइनस कॉस्ट। अब बोनस शेयर मिले कब है, आफ्टर 2001, तो कॉस्ट क्या रहेगी, निल, क्योंकि उसको वैसे भी फ्री में मिले थे। तो यहाँ पे उसकी कैपिटल गेन क्या आ गया, 6000। अब ये कैपिटल गेन क्या शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, हमें पता है शेयर्स के केस में हमें सिर्फ 12 मंथ्स देखना है। अब उसने 12 महीने से ज़्यादा अपने पास रखे थे, मतलब 5 में मिले थे शेयर 2005 में, 20 में बेच रहा है, यानी 15 साल बाद। दैट मीन्स ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक केस ये हुआ। अगर यहाँ पे ये लिख देता कि ये 2001 में मिले, मतलब 2000 में मिले, इन 2000 ईयर, मतलब ईयर है 2000 में मिले, एंड फेयर मार्केट वैल्यू वो दे देता शेयर्स की ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज कितनी थी, लाइक फेयर मार्केट वैल्यू उसने लिख दी एट द रेट 10 पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर। तो इस केस में क्या हो जाता, सेल तो आपकी सेम रहती, 300 मल्टीप्लाई 20, 6000, बट अब ये उसको 2001 से पहले मिले थे, तो यहाँ कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज़, 300 मल्टीप्लाई 10, तो 3000 माइनस हो के कैपिटल गेन कितना आ जाता, 3000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे आपको बोनस शेयर का केस समझ। नेक्स्ट करते हैं गुडविल। गुडविल भी अब 2 तरीके से दी होगी। अगर आपने सेल्फ जनरेट की है गुडविल, सेल्फ जनरेट मतलब मैंने बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया, मैंने 20 साल में गुडविल बना ली, मेरी खुद की गुडविल थी, फिर मैंने बिजनेस बेच दिया, मतलब इस केस में गुडविल की कॉस्ट क्या रहेगी, निल, क्योंकि मैंने उसे परचेज थोड़ी किया था, मतलब मैंने खुद जनरेट की थी, मेरे लिए कॉस्ट क्या है, निल। बट अगर आपने बिजनेस परचेज किया या गुडविल कह लो परचेज की है, तो जितने में आपने परचेज की है परचेज प्राइस, वही आपकी क्या बन जाएगी,
गुडविल की कॉस्ट, लाइक मैंने बोला कि मैंने 20,000 में खरीदा, 20,000 गुडविल की वो कॉस्ट लिखी हुई है, तो वही कॉस्ट माइनस हो जाएगी, सिंपल। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नल। एक इम्पॉर्टेंट और कराती हूँ आपको, कोई भी एसेट, चाहे वो शेयर्स हों, आपकी बुक में शेयर्स के लिए अलग दिया होगा, अलग एसेट्स के लिए, मैं सबके लिए बता रही हूँ। अगर आपने एसेट कोई भी या शेयर्स परचेज किए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले, अब मैंने आपको बताया जो आपको इंडेक्स गिवन है आपकी बुक में वो कब से शुरू है, 2001-2 से, जिसकी वैल्यू 100 है। अब इससे पहले का तो हमें इंडेक्स ही नहीं दिया, और अगर मैंने परचेज ही एसेट उससे पहले की है, लाइक 1999 में, अब मेरे पास इंडेक्स टेबल तो है नहीं, उसका इंडेक्स की वैल्यू नहीं है, तो इस केस में मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालूंगी? तो इसमें क्या रूल बनाया गया कि या तो आप देख लो एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जितने में भी आपने परचेज किया, या आप देख लो फेयर मार्केट वैल्यू। ऑन 1/4/2001 विच एवर इज बेनिफिशियल टू असेसी। क्या कह रहा है यहाँ पे ये? उसने बोला हमें कि अगर आपने एसेट परचेज की है बिफोर 2001 से पहले, हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट जितने में भी आपने खरीदा था, जैसे 1999 में जितने का खरीदा, या आप 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू देख लो, जोन सी भी एसएससी को बेनिफिशियल होगी वही कॉस्ट वो ले लेगा और इंडेक्स यूज़ कर लेगा 2001-2 वाला। कौन सी बेनिफिशियल होगी, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी वही, जैसे मैं बोलती हूँ एक्चुअल कॉस्ट है 40 लाख बट फेयर मार्केट वैल्यू है 30 लाख, तो उसके लिए 40 लाख लेना बेनिफिशियल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट आएगी, जितनी ज़्यादा कॉस्ट माइनस करोगे उतना कम गेन आएगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जोन सी भी बेनिफिशियल है, चाहे वो ये है चाहे वो है, आपको वही वैल्यू लेनी है और उससे इंडेक्स निकालना है। आज बस इतना ही करते हैं, आप इतने कंसेप्ट को एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसके कल कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर मैं आगे के कंसेप्ट करा के शुरू करती हूँ। इतना आप इतना पढ़ लेना, फिर सेक्शंस करेंगे एग्जामिशन वाले, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। पहले आप इतना पढ़ लो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, ताकि इतना तो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।